डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विज्ञान परीक्षा प्रश्न 2023 में आप सभी लोगों का स्वागत। 2022 का मैं हल करवा चुका हूं। आइए चलते हैं, कैसे लिखा जाता है यह भी आप जानेंगे। पहला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। नौशादर, नमक, आयोडीन, कपूर। आंसर लिखना तो बड़ा आसान है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखेंगे, विकल्प बी लिखेंगे नमक। अगर आपको मालूम रहेगा तो उस स्थिति में जो है विकल्प बी नमक सही है, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे, ये नहीं कि पूरा प्रश्न उतारें, क्योंकि समय नहीं मिल पाएगा। एक ही घंटे में पेपर करना होता है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 विकल्प बी नमक। संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं 1 नंबर में, 2 नंबर में। ऊर्ध्वपातज तथा ऊर्ध्वपातन को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना पिघले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, फिर गैस को ठंडा करने पे वापस सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। ऐसे ठोस पदार्थ ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। अब देख लीजिए क्या है भैया, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो पहले वो द्रव में बदलता है, लेकिन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में उसको गर्म करने पे वह द्रव में नहीं, अर्थात ठोस पदार्थ पिघलता नहीं है, सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। अब फिर गैस अवस्था को ठंडा करने के बाद द्रव में न होके फिर ठोस अवस्था में आ जाता है। ऐसे ठोस पदार्थ ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं और यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन क्रिया है और जिन पदार्थों के साथ ये क्रिया होती है वे ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कपूर को अगर गर्म करेंगे तो सीधे वाष्प में बदल जाता है। अमोनियम क्लोराइड या N4Cl जिसको हम नौशादर कहते हैं, इसको गर्म करने पे ये सीधे जो है किसमें, गैस में बदल जाता है, आयोडीन। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपने क्या देखा था, आपने ऑप्शन में देखा था नौशादर, नमक, आयोडीन, कपूर। तो आयोडीन, कपूर, नौशादर ऊर्ध्वपातज पदार्थ के उदाहरण थे और नमक जो है ऊर्ध्वपातज पदार्थ का उदाहरण नहीं था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निपेंथीज, संड्यू, वीनस फ्लाई, ट्रेप, ये सभी अगर आपको मालूम है तो एकदम ये सभी। प्रश्नोत्तर संख्या 2 विकल्प द उपयुक्त सभी, ये आंसर होगा। लेकिन कीट भक्षी पौधा किसे कहते हैं, ये अगर आपसे पूछ देगा तब ये संबंधित प्रश्न है। कीट भक्षी पौधे वे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के अतिरिक्त कीटों और अन्य छोटे जीवों को खाकर अपने पोषण के लिए आवश्यक तत्व प्राप्त करते हैं। ये पौधे अक्सर ऐसे वातावरण में पाए जाते हैं जहाँ के वातावरण में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो आइए समझ लीजिए, कीट भक्षी पौधे वे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करते हैं, सारे पौधे प्रकाश संश्लेषण से ही अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन इनको जितना ऊर्जा की जरूरत होती है उतना ऊर्जा या जो तत्व चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए कीटों और अन्य छोटे जीवों को ये पौधे खाकर अपने पोषण के लिए तत्व प्राप्त करते हैं और ये पौधे ऐसे वातावरण में पाए जाते हैं जहाँ के वातावरण में नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी जहाँ होगी वहाँ जो है ये पौधे पाए जाएंगे। इसमें से निपेंथीज, संड्यू, वीनस फ्लाई, ट्रेप, घटपर्णी, निपेंथीज, घटपर्णी, संड्यू, वीनस फ्लाई, ट्रेप, ये सब कीट भक्षी पौधों के उदाहरण हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संबंधित प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कीट भक्षी पौधों के उदाहरण दीजिए। तो फिर वही वीनस फ्लाई ट्रेप, ब्लेडरवाट, कोबरा लिली, ड्रोसेरा, घटपर्णी, संड्यू और पीचर प्लांट, ये जो है कीट भक्षी पौधे के उदाहरण है। तो इनके नाम आपको याद करना पड़ेगा और वो भी बताइए, मात्र तीनों वीडियो अगर देखा जाए तो मात्र 1.5 घंटे की क्लास, इतना भी अगर आप नहीं याद करेंगे तो भैया आप क्या करेंगे, इस नाते याद कर लीजिएगा। और सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि क्या है। अब इसमें अगर आता रहेगा तो आप सीधे लिख देंगे कि विकल्प अ वाष्पन। और वाष्पन क्या होता है भैया, वाष्पन विधि वह प्रक्रिया है जिसमें एक तरल पदार्थ गैस में बदल जाता है, पुनः क्वथनांक से नीचे
तापमान पे होता है। वाष्पन विधि वह प्रक्रिया है जिसमें एक तरल पदार्थ गैस में बदल जाता है। यह अपने क्वथनांक से नीचे के तापमान पे होता है। वाष्पन आप जानते हैं, वाष्पन वह प्रक्रिया है जैसे आप तालाबों में देखते हैं ना कि हमेशा जो है पानी वाष्पित होता रहता है, वैसे ही समुद्र के किनारे पानी जब वाष्पन होगा तो पानी तो चला जाएगा, खारापन जो रहेगा वह रह जाएगा और खारापन जो रहेगा वही तो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। इस नाते वाष्पन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड या नमक प्राप्त हम कर लेते हैं। वाष्पन हर टेम्परेचर पे होता है और क्वथन जो है एक निश्चित टेम्परेचर पे होता है। वाष्पन हमेशा होता रहता है। आपके गांव में जो तालाब होते हैं वहां से देखते हैं ना कि वाष्पन प्रत्येक क्षण होता रहता है और धीरे धीरे तालाब के पानी में कमी आ जाती है। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आता रहेगा तो कुछ नहीं, प्रश्नोत्तर संख्या 4 विकल्प बी किलोग्राम। लेकिन संबंधित प्रश्न क्या है? मूल राशि और मूल मात्रक और उनके प्रतीक बिल्कुल आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके सिलेबस में है। लंबाई का मात्रक मीटर, इसको छोटा m से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक ये पूछा गया है किलोग्राम, इसको kg से डिनोट करते हैं। समय का मात्रक सेकंड, जिसको यस जो है यस से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। तापमान का मात्रक जो है एसआई मात्रक केल्विन होता है, ये मूल राशि तापमान है। और भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां पाई जाती हैं और उनके मात्रक आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड और तापमान का मात्रक केल्विन। अब चलते हैं अगले मात्रकों को देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, जिसको CD से प्रदर्शित करते हैं। अब पदार्थ की मात्रा जो है मोल होती है, जिसको मोल से प्रदर्शित करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सातों मूल राशियां और उनके मात्रक आप देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जो अगर आपको आता रहेगा तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 विकल्प और जल से। अब देखिए संबंधित प्रश्न क्या है जो पूछा भी गया है, 2022 में पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, और अब की बार भी पूछा जाएगा। 6CO2 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 12 H2O 12 जल के अणु, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल को पर्णहरित कहते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 12 जल के अणु, दोनों मिलकर ग्लूकोज का एक अणु बनाते हैं, ग्लूकोज का, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो भैया यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड C6 और 6 दुना के 12 हो, इसका जो है पूरा काम ग्लूकोज बनने में लग गया। इस नाते जल से जो है आपकी कौन सी चीज निकली? आप कहेंगे कि जल से जो है आपकी ऑक्सीजन निकली। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? अब यहाँ से 5 प्रश्न के बाद 6वां प्रश्न लिखने वाला आता है, तो कुछ नहीं, बाएं साइड पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिखेंगे, मोटी कलम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेडिंग डालेंगे और उसके बाद लिख देंगे। एक ऐसी तकनीक है जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है या भूजल में पुनर्भरण किया जाता है, अर्थात पानी को कभी खुला नहीं छोड़ा जाता है, इकट्ठे पानी को बाद में इस्तेमाल किया जाता है। अगर साफ पानी है तो खुद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके नाले से पानी गया है तो वह पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, भूजल में पुनर्भरण किया जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बरसात के पानी को जो है आप बेकार नहीं करते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें बारिश के पानी को या तो इकट्ठा किया जाता है या भूजल में पुनर्भरण किया जाता है, इकट्ठे पानी को बाद में इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गति का तृतीय नियम क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर संख्या 7 गति का तृतीय नियम, और चूंकि वैज्ञानिक शब्दावली है इस नाते बेटा आपको याद करना पड़ेगा। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान
और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे जब हम चलते हैं, जब रॉकेट को छोड़ा जाता है, जब हम कूदते हैं, उस स्थिति में किस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया होती है। और न्यूटन की गति का तृतीय नियम, जब नाव से हम कूदते हैं तो नाव पीछे की तरफ जाती है, बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो उसको बंदूक पीछे की तरफ धक्का देती है। ये सारे जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। चलते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं। चलने की क्रिया में आपका पैर जमीन को पीछे धकेलता है तो ये क्रिया है। जमीन आपको आगे की ओर धकेलती है, प्रतिक्रिया है। रॉकेट गैसों को नीचे की ओर रॉकेट गैसों को जब नीचे की ओर फेंकता है तो क्रिया है। गैसें प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती हैं, यह प्रतिक्रिया है। जब आप कूदते हैं तो आप पृथ्वी को दबाते हैं, ये क्रिया है। पृथ्वी आपको ऊपर फेंकती है, यह क्या है, प्रतिक्रिया है। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आयतन निश्चित है, अर्थात 1 लीटर पानी है, चाहे आप उसको लोटा में डालिए, चाहे उसको टिन में डालिए, चाहे बड़े डिब्बा में डालिए, आयतन तो उसका यही रहेगा। लेकिन पता चला कि 4 गिलास में भी डाल देंगे तब भी आयतन इतना ही रहेगा, लेकिन जिसमें डालेंगे उसका आकार जो है ले लेगा, आकार निश्चित नहीं होता है। तो पदार्थ की द्रव अवस्था में आयतन निश्चित और आकृति अनिश्चित होती है, इस बात को आप जान लीजिए। संबंधित प्रश्न, ठोस में आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी ठोस है, उसकी आकृति भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। द्रव आकृति तो अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है। भैया 1 लीटर जल है तो चाहे 1 लीटर दूध है तो 1 ही लीटर रहेगा। जैसे बर्तन में डालेंगे उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा। लेकिन गैस में आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आप ही बताइए, सिलेंडर में बंद है तब तक गैस है, सिलेंडर को खुला छोड़ दीजिए कमरे में तो पूरा कमरे में गैस ही गैस। इसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल देंगे। दोलन गति किसी वस्तु की वह गति जिसमें वह एक निश्चित संतुलन स्थिति के चारों ओर आगे पीछे या ऊपर नीचे बार बार गति करती है तो दोलन गति। यहाँ पे एक सरल लोलक है जो एक स्तंभ से टिका हुआ है, अपनी साम्य स्थिति अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर, इधर जितना दूर जाती है उतना इधर दूर जाती है, फिर थोड़ा सा कम आएगी, कम आते आते अपनी माध्य स्थिति पे चली जाएगी। यहाँ पे यह इस पे वस्तु का भार W बराबर mg नीचे की तरफ लगेगा। इस साइड में जो होगा वो mg cos थीटा होगा, जो आधार पे होगा जो लंबवत होगा वो mg sin थीटा होगा। यहाँ से ये आपका आधार है, थीटा यहाँ बना है ना, तो ये आपका आधार है, आधार पे mg cos थीटा, लंब पे mg साइन थीटा। तो अगर mg cos थीटा mg साइन थीटा mg नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन इस बात को जरूर लिखिएगा, किसी वस्तु की वह गति जिसमें वो एक निश्चित संतुलन स्थिति के चारों ओर आगे पीछे, भाई संतुलन स्थिति के चारों ओर घूमे। हाथ में जो है पता चला कि नहीं, आप एक रसरी में ढेला बांध के या गोली बांध के या कोई चीज बांध के आप घुमाते हैं तब भी वो दोलन करेगी। आगे पीछे जो है जब झूला होता है वो भी दोलन करेगा, ऊपर नीचे बार बार गति करती है तो वो दोलन गति कहलाती है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। योगी किसे कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। योगी जब भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। अनुपात जो है भैया निश्चित होना चाहिए, और दो भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तब यौगिक का निर्माण होता है। जैसे जल एक यौगिक है, ग्लूकोज एक यौगिक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात 2 संबंध 1 है। और यहाँ पे 6 संबंध 12 संबंध 6, अर्थात 1 संबंध 2 संबंध 1 का 6 से सब में भाग चली गई है। 1 संबंध 2 संबंध 1 का निश्चित अनुपात है। इस नाते जब तत्वों के बीच में 2 या 2 से अधिक तत्वों के बीच में एक निश्चित अनुपात होता है और उस अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक कहलाते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर संख्या 11। मृतोपजीवी। मृतोपजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन मृत और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन मृत और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये पौधे और जानवरों के सड़े हुए हिस्सों पे जीवित रहते हैं। इनको मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे मशरूम, कवक और अन्य जीवाणु आदि। मशरूम, कवक और अन्य जीवाणु जो है मृतोपजीवी के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सही समझाइए। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि इसके आने की पूरी उम्मीद है। भोजन एकत्रीकरण हेतु चाहे जड़ में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सहित, जो कि मैं समझा चुका हूं 2022 के पेपर में, और 2023 के पेपर में ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछा जाएगा। 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न रहेगा। भोजन एकत्रीकरण हेतु तनों में मुख्यतः 2 रूपांतरण होते हैं, अर्धवायवीय रूपांतरण और भूमिगत रूपांतरण। अर्धवायवीय रूपांतरण जो है तनों में होता है, जिसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। आप ऐसा ही ग्राफ बना लीजिएगा। अब बिल्कुल आप इसको याद कर लीजिएगा। भूस्तरीय, भूस्तरिका, अंतः भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय। तो भूस्तरीय में फ्रेगेरिया उदाहरण है, भूस्तारिका में जो है पिस्टिया उदाहरण है, अंतः भूस्तरीय में पुदीना है और ऊपरी भूस्तरीय में दूब घास है। तो अर्धवायवीय रूपांतरण के 4 भाग होते हैं, भूस्तरीय, भूस्तारिका, अंतः भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय। भैया याद कर लीजिएगा क्योंकि आज आपको समझाया उतना नहीं जाएगा। अरे पेपर आसानी से कर लीजिए। 2 नंबर में क्या भाई, इंटरमीडिएट की फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं लिखेंगे, 2 नंबर है, सिंपली तरीके से लिख दीजिए, नंबर आपको मिल जाएगा। भूस्तरीय फ्रेगेरिया उदाहरण है, भूस्तारिका का पिस्टिया उदाहरण है, अंतः भूस्तरीय का पुदीना है, ऊपरी भूस्तरीय का दूब घास है। अब चलेंगे भूमिगत रूपांतरण तने की तरफ। भूमिगत रूपांतरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जो है इस ऐसे जो है लिख सकते हैं। वैसे लिखने में बड़ा समय लगेगा, 1 घंटे का समय है, इस नाते इस तरह से आपको बताया जा रहा है। आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो और आप लिख ना पाए तो यह भी बहुत खराब बात होती है। भूमिगत रूपांतरण को 4 भागों में बांटा गया है, प्रकंद, सलकंद, ट्यूबर, घनकंद। प्रकंद का एग्जाम्पल अदरक है, सल्ककंद का एग्जाम्पल प्याज है, सल्कों के रूप में होता है, ट्यूबर का एग्जाम्पल आलू है और घनकंद का अरवी और कोकस है। अरवी और कोकस जो है घनकंद के, ट्यूबर जो है आलू का, सल्कंद प्याज, सलकंद का उदाहरण प्याज और प्रकंद का उदाहरण अदरक है। इतना लिख देंगे आपको पूरे में पूरा नंबर मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है, बल से क्या अभिप्राय है? बल के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये बार बार पूछा गया और अब की बार भी पूछा जाएगा। बल, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति या आकार को बदल सकता है या बदलने का प्रयास करता है। बल वह धक्का या खिंचाव है। आप 2 बार वीडियो देख लेंगे, आपको श्योर इन सर्टेन याद हो जाएगा। इतना संक्षिप्त नोट, इतना सार्थक नोट कहीं कोई भी नहीं दे सकता है। आप तमाम यूट्यूब चैनल को देख लीजिए। बल व धक्का व खिंचाव है जो वस्तु की गति या आकार को बदल सकता है या बदलने का प्रयास करता है। बल व धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की गति या आकार को बदल सकता है या बदलने का प्रयास करता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर m में इसका मात्रक m का मात्रक किग्रा होता है, त्वरण का मात्रक मीटर गुणे सेकंड पर -2 होता है। इसे न्यूटन भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे न्यूटन भी कहते हैं और इसके 2 मात्रक हैं। इस मात्रक के भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। किग्रा गुणे मीटर गुणे सेकंड पे -2, और हो सकता है 1 नंबर में आपसे पूछा जाए, ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बल के प्रकार, बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं चलिए हम देख लेते हैं। पहला बल संपर्क बल होता है। संपर्क बल में पेशी बल जो आपके पेशियों द्वारा लगता है, एकदम संपर्क बल मतलब जो बल लगाता है वो उसके संपर्क में रहता है। और घर्षण बल सम्मिलित है। घर्षण बल भी आपका जो है संपर्क बल के अंतर्गत है। और संपर्क बल में मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ संपर्क नहीं होता है तब भी बल लगता है। चांद तारे सारे घूम रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के नाते। चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल आदि आते हैं, ये संपर्क बल होते हैं। और संपर्क बल जो है पेशी बल और घर्षण बल। अब आते हैं अगले प्रश्न को।
ठोस द्रव गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। जब चित्र वाले सवाल आते हैं तो हम बड़ा इजीली चित्र देते हैं। जैसे कल बीजांड का हमने चित्र दिया था, एकदम आपको याद हो गया होगा। ठोस द्रव और गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। आते हैं ठोस द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का चित्र। मान लीजिए ठोस है माने पूरा इसको जो है आप फिलअप कर दीजिएगा। इसका आयतन और आकार जो है निश्चित होता है, जैसा कि मैंने बता चुका है। अंतराणुक आकर्षण बल अत्यंत अधिक होता है क्योंकि इनमें जो है आणविक स्थान, अणुओं के बीच का स्थान जो है बहुत कम होता है। इस नाते जब कम होगा अणुओं के बीच का स्थान, ठीक है, तो अंतराणुक आकर्षण बल अत्यंत अधिक होगा। अणुओं के बीच का स्थान कम होगा, अर्थात अणु एक दूसरे के आसपास रहेंगे, तो उस स्थिति में अंतराणुक आकर्षण बल अत्यंत अधिक होगा, इसी नाते बंधे रहते हैं। दूसरा, यहाँ पे द्रव है, बीकर में हमने द्रव को लिया है। द्रव का आयतन निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। जिस बर्तन में रख देंगे भैया उस बर्तन का हो जाएगा। अंतराणुक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, लेकिन द्रवों से अधिक होता है क्योंकि इसके अणु जो है क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। देख रहे हैं ना, इसके अणु इसकी तुलना में दूर दूर है, इस नाते जो है अंतराणु का आकर्षण बल जो है ठोस की अपेक्षा कम होता है। और यहाँ गैस मान लीजिए संपूर्ण गुब्बारा समझ लीजिए, यहाँ पे गुब्बारा कर दीजिएगा। तो गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। गुब्बारा फूट जाएगा ना तो आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो जाए, वायु उड़ जाएगी। और इनका अंतराणु का आकर्षण बल बहुत कम होता है, जो लगभग नगण्य होता है, क्योंकि इसमें इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इनके अणु ठोस से जो है थोड़ा दूरी पे होते हैं, लेकिन गैस से कम पे होते हैं। और इसके अणु जो है बहुत नजदीक होते हैं, इस नाते अंतराणु का आकर्षण बल इसमें अधिक होता है, इसमें ठोस की अपेक्षा कम होता है। और इसमें अंतराणु का आकर्षण बल जो है बहुत कम होता है। इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बेलन की लंबाई और वृत्त के व्यास का मापन किस यंत्र से करते हैं, उस यंत्र का नाम बताते हुए उस यंत्र का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, प्रश्नोत्तर संख्या 15 आप डाल लेंगे हेडिंग। बेलन की लंबाई देखिए 2022 में भी पूछा गया था। बेलन की लंबाई और व्यास मापने के लिए मुख्य रूप से वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक का जो है सूत्र होता है मुख्य पैमाने पे एक खाने का मान बटा वर्नियर पैमाने पे बने खानों की संख्या। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है मुख्य पैमाने पे एक खाने का मान बटा वर्नियर पैमाने पे खानों की संख्या। यहाँ देखिए, यदि वर्नियर पैमाने पे एक खाने का मान 1 मिमी हो और वर्नियर पैमाने पे 10 खाने बने हो तो अल्पतमांक वर्नियर मुख्य पैमाने पे एक खाने का मान कितना है भैया, 1 मिमी है। और कितने खाने बने हैं, 10 खाने बने हैं। तो 10 खाने बने हैं तो 1/10 0.1 स्थान पे लग जाएगा। इसका अल्पतमांक कितना होगा, 0.1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वाष्पन और क्वथन में अंतर, 16वां प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या 16 लिख देंगे। वाष्पन और क्वथन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वाष्पन किसी भी तापमान पर हो सकता है और हमेशा होता है, लेकिन क्वथन जो है क्या होता है, क्वथन जो है एक निश्चित तापमान पे ही होता है। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन वाष्पन के लिए कोई टेम्परेचर नहीं होगा। वाष्पन हमेशा धीरे धीरे हमेशा होता रहेगा। तो वाष्पन किसी भी तापमान पे हो सकता है, लेकिन क्वथन जो एक निश्चित तापमान क्वथनांक पे ही होता है। वाष्पन केवल द्रव की सतह पे होता है, द्रव की सतह पे वाष्पन होता है, जबकि क्वथनांक पूरे द्रव में होता है, जिससे बुलबुले बनते हैं। और वाष्पन धीमी व शांत प्रक्रिया है और जो है क्वथन तेज और तीव्र प्रक्रिया है, क्योंकि ये एक निश्चित टेम्परेचर पे होता है। वाष्पन में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और क्वथनांक में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। तो एक बार आराम से समझ लीजिए, किसी भी तापमान पे हो सकता है, एक निश्चित तापमान पे हो सकता है, क्वथनांक पे हो सकता है, ये द्रव की सतह पे होता है, ये पूरे द्रव में होता है, जिससे पूरे द्रव में बुलबुले बनते हैं। यह प्रक्रिया वाष्पन की प्रक्रिया धीमी व शांत है, क्वथनांक की प्रक्रिया तेज और तीव्र है।
वाष्पन के लिए जब किसी भी टेम्परेचर पे होगा तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जब एक निश्चित तापमान पे होगा तो वहां पे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे सूर्य के प्रकाश में वाष्पन होगा, लेकिन सूर्य के प्रकाश में क्वथनांक नहीं होगा, 100 डिग्री का सेंटीग्रेड का तापमान रहेगा तभी क्वथनांक होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बिल्कुल पेपर में आ रहा है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वे प्राकृतिक स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जिनका प्रयोग कर हम बिजली या ऊर्जा बना सकते हैं। इनको जो हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नाम भी बदल के पूछा जा सकता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत इसी को जो हम नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जो परंपरा से नहीं थे, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जिनका प्रयोग कर हम बिजली या ऊर्जा बना सकते हैं, उनको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। और इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा कभी नहीं खत्म होगी, जल ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, पृथ्वी की गर्मी से जो ऊर्जा मिलती है, बायोमास ऊर्जा, जब तक जो है जीव जंतु जिंदा है तब तक जैविक पदार्थों से मिलती है। ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, इनके स्रोत कभी समाप्त नहीं होते हैं। और यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। वे स्रोत जिनके भंडार सीमित है, जिन्हें हम बार बार ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, एक समय की ऊर्जा प्राप्त करने के बाद उनके भंडार खत्म हो जाएंगे, इन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। कोयला पेट्रोलियम का भंडार खत्म हो जाएगा, इस नाते आज अनवीकरणीय स्रोत या परंपरागत स्रोत से हटकर हम जो है नवीकरणीय स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पे आ रहे हैं। यह क्वेश्चन खूब बढ़िया तरीके से 2 बार देख लीजिएगा, पेपर में पक्का प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। पेपर का अंतिम प्रश्न, पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर समझाइए। प्रश्नोत्तर संख्या 18 लिखेंगे। पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 नंबर का है, 2 मुख्य अंतर बता दीजिएगा। पादप को आप जानते हैं, पादप मतलब पौधे। पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एकदम इस बात को याद कर लीजिए भैया, पौधे स्वपोषी होते हैं अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जंतु जो है क्या होते हैं भैया, जंतु परपोषी होते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पौधे स्वपोषी होते हैं अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जंतु परपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं। चाहे वो प्रथम श्रेणी का जो है उपभोक्ता, वह भी तो हरे पौधे अर्थात उत्पादक पे निर्भर रहेगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप दे दीजिए भैया 6CO2 है, प्लस जो है क्या कर देंगे 12H2O दे देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे सर पड़ हरित कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सूर्य का प्रकाश कर देंगे। और सूर्य के प्रकाश के बाद जो है क्या बनेगा, आप कहेंगे सर C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा। और क्या बनेगा भैया, छठ जो है क्या होगी, ऑक्सीजन मुक्त होगी। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एग्जाम्पल बिल्कुल पूछा जाएगा। इससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे अपने लिए क्या करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, और जबकि जंतु भोजन के माध्यम से सभी पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यह तो भैया इस तरह से बड़ा आसानी से मात्र आधे घंटे के अंदर आपका दूसरे पेपर की एनालिसिस हो गई। अब मात्र 1.5 घंटा विज्ञान पढ़ के 25 में 25 नंबर आप पा सकते हैं, और ऐसा कोई भी नहीं बता सकता, इतना मैं जानता हूँ। आप देख लीजिए, सारे चैनल देख लीजिए और उसके बाद इस चीज को भी देखिए। Thanks for watching this video.